आज हम लोग प्रथम अध्याय भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का प्रथम अध्याय है। जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या वितरण के सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, ये दो आधारों पर विभक्त करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जैसे हम उच्च वृद्धि और निम्न वृद्धि, जहां जनसंख्या बढ़ती है उसे उच्च वृद्धि कहते हैं। जैसे कि भारत में नागालैंड में यह 64.53% है और निम्न वृद्धि वाला राज्य जो है वह केरल है जो 9.4% है। दूसरा, जनसंख्या वितरण का जनसंख्या का घनत्व, यह उच्च घनत्व और निम्न घनत्व, ये दो प्रकार से होता है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र जो हैं वह पश्चिम बंगाल, उच्च घनत्व अर्थात 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 903 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहता है। वहीं पे निम्न घनत्व वाले राज्य जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश है, जहां एक व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में 13 व्यक्ति रहते हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या वितरण के जो कारक हैं, वह जनसंख्या वितरण के कारक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वह कारक है प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक और सामाजिक कारक। इन कारणों के आधार पर ही किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। प्राकृतिक कारक, इसे भौतिक कारक भी कहते हैं। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जो आता है वह उच्चावच, जलवायु, क्लाइमेट, जल की आपूर्ति, ये तीन तरह से हम विभक्त करते हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक जो होता है वह मिट्टी की उर्वरकता, खनिज, उद्योग और परिवहन, नगरीकरण, ये सभी प्रभावित करते हैं आर्थिक कारक। ऐतिहासिक कारक के अंतर्गत हम जानते हैं कि भारत में, जैसे कि इतिहास में हम देखें तो भारत में जो है देश के विभाजन के बाद भारत की जनसंख्या जो है वह, उसकी जनसंख्या में राजनीतिक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से ऐतिहासिक कारक के साथ-साथ हम सामाजिक कारक को भी देख सकते हैं और यह सामाजिक कारक, जैसे पहले मनुष्य जो था वह मानव आखेट या संग्रहण के आधार पर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जब अस्थायी कृषि होने लगा तो अस्थायी कृषि के परिणाम स्वरूप वह अपना निवास स्थल बस्तियों के रूप में कृषि वाले क्षेत्र में, खेती वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बनाने लगा। यह सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है। एक कारक और भी हम कह सकते हैं, राजनीतिक कारक। तो इस प्रकार से हम चार आधारों पे इन्हें विभक्त करते हैं। अब जनसंख्या वितरण के जनसंख्या संगठन को हम देखेंगे। जनसंख्या संगठन, कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या जो है वह निर्धारित करती है, अर्थात काम करने वाले लोगों की संख्या। तो हम जानते हैं कार्यरत जनसंख्या को 3 श्रेणियों में हम विभक्त करते हैं। कार्यरत जनसंख्या को व्यावसायिक संगठन भी कहते हैं। जैसे कार्यरत जनसंख्या को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, मुख्य कामगार और सीमांत कामगार दूसरा, तीसरा गैर कामगार। मुख्य कामगार उसे कहते हैं जिसे साल में, वर्ष में कम से कम 6 महीने काम प्राप्त हो या 183 दिन काम प्राप्त हो या उससे अधिक काम प्राप्त हो, उसे मुख्य कामगार कहेंगे। सीमांत कामगार उसे कहा गया जिसे
साल में कम से कम 6 महीने या 183 दिन से 183 डेज से कम काम प्राप्त हो उसे सीमांत कामगार या अल्पकालिक कर्मी कहेंगे। तीसरे कारक आता है गैर कामगार यानी गैर कर्मी। इसमें जिसे वर्ष भर काम प्राप्त न हो, बेरोजगार हो, जैसे बच्चे, विद्यार्थी, भिखारी, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड जो कर चुके हैं, वे सब इस श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन धार्मिक संगठन जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये अन्य प्रकार के ये लोग हैं। इन समुदाय या धार्मिक आधार पर इनकी संख्या भी अलग-अलग होती है और है। तीसरे कारक आता है धार्मिक संगठन में भाषाई संगठन। भाषाई संगठन भाषाई संगठन में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा और बोली यहाँ पर पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि संविधान के माध्यम से 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया है, संविधान में उल्लेख है। हमारे यहाँ हमारे देश में जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं, बोली, विविधता पाई जाती है। भाषाई संगठन विभिन्न, तो इसे हम कह सकते हैं विभिन्न निर्जातीय समूहों का भारत आगमन हुआ और एक भाषाओं में व्यापक सामाजिक एकता देखने को मिलती है। तीसरा, भाषा और बोली की प्रादेशिक पहचान देता है। अब चौथे कारक होते हैं नगरीय ग्रामीण संगठन। नगरीय ग्रामीण संगठन, इसे हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। उच्च ग्रामीण जनसंख्या, निम्न ग्रामीण जनसंख्या वाले जो राज्य हैं जैसे गोवा। उच्च नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में गोवा 49.8% है। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले राज्य जो हैं प्रतिशत के हिसाब से वह गोवा है जो 49.8% है। इसी प्रकार से उच्च ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से वह हिमाचल प्रदेश है जो 9.8% है। इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम प्रश्न, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व को चित्रित करता है। दूसरे प्रश्न, आप जनसंख्या वृद्धि से क्या समझते हैं? दो समय बिंदुओं के मध्य पाए जाने वाला जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। तीसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों का नाम बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य हैं वह पूर्व में बताया गया है, नागालैंड है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है वह केरल है। चौथा प्रश्न, भारत की वर्तमान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की वर्तमान वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? यह 2.2% है 2001 की जनगणना के अनुसार। पांचवा प्रश्न, सहभागिता दर को परिभाषित करिए। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो है वह पश्चिम बंगाल है, जहां हमने बताया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार 903 है प्रति वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। सातवां प्रश्न, भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या निवास सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है?
मुस्लिम। मुंडा, मान, रणभोर किस भाषा परिवार की शाखाएं हैं? औष्टिक भाषा परिवार की ये भाषा परिवार की शाखाएं हैं। प्रश्न 11, जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत में स्थित 4 राज्यों के नाम बताइए जहां जनसंख्या का घनत्व उच्च पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 4 राज्य निम्न है: पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल। 12वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कारण बताइए। पहला, उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा जलापूर्ति और ये चौथा मिट्टी। ये जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कारण है। पांचवा, यातायात की सुविधा, औद्योगिकरण। छठा, औद्योगिकरण और नगरीकरण। 13वां प्रश्न, भारत के किन भागों में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? राजस्थान के असिंचित क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्व के पर्वतीय और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्र, तीसरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, चौथा मध्य भारत के पर्वतीय और वन्य क्षेत्र, पांचवा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इन स्थानों पर सबसे कम नगरीकरण भारत में हुआ है। प्रश्न 14, भारत में कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या क्यों घट रही है? खेतों का आकार छोटा हो रहा है, पहला। दूसरा, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उच्च वेतन और अन्य सुविधाओं का बढ़ना के कारण कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या घट रही है। तीसरा, शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ना। 15वां प्रश्न, उन कारकों का वर्णन कीजिए जिनके कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। विवाह की आयु का बढ़ना, स्त्री शिक्षा, जीवन स्तर का ऊंचा होना, ये 3। प्रश्न 16, भारत में जनसंख्या के घनत्व का स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 की जनगणना के अनुसार है, जो एशिया के संघनतम बसे देशों बांग्लादेश 849 व्यक्ति और जापान 334 व्यक्ति के बाद तृतीय स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। अर्थात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाएंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह दिल्ली की है, जो 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में बिहार 880 और उत्तर प्रदेश 690 और क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। 17वां प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के घटकों का उल्लेख कीजिए। 1901 और 2001 की वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं जिनके नाम है प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक वृद्धि को
औसधित जन्म और मृत्यु दरों में निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित वृद्धि को किसी क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और वहीवर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। 1901 और 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। प्रावस्था क ख ग घ वर्गों में विभक्त किया गया है। अवधि 1901 से 1921, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक रही। कारण निम्न चिकित्सा व्यवस्था, निरक्षरता, आधारभूत आवश्यकताओं का अदक्ष वितरण। जहां ऋणात्मक वृद्धि मतलब 1901 से और 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में यह ऋणात्मक रही, अर्थात कमी आई। दूसरा वर्ग 1921 से 1951 स्थिर वृद्धि। इसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन और संचार तंत्र में व्यापक सुधार के कारण इस अवस्था में जो है वह स्थिर वृद्धि रही। 1951 से 81 जनसंख्या, देश में विकास कार्य प्रारंभ हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार और तिब्बत और बांग्लादेश, नेपाल से भारत में अप्रवास के कारण यहां जनसंख्या बढ़ी। 1981 के पश्चात घटती दर जनसंख्या में वृद्धि, अर्थात इस 1981 के पश्चात जो है भारत में जनसंख्या में तीव्र गति से कमी आई, घटने लगी। विवाह की औसत आयु में वृद्धि की गई, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में घटाव देखने को मिलता है। 8वां प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं क्यों पाई जाती है? भारत में निम्न कारणों से जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। जलवायु में भिन्नता, निरक्षरता, विवाह की निम्न आयु, किशोरों की वृद्धि, विद्यालय विरक्त छात्र, पोषकों का निम्न ग्रहता, HIV एड्स के संक्रमण की ऊंची दरें, औषध दुरुपयोग। 19वां प्रश्न, 2001 की जनगणना के आधार पर देश में व्यावसायिक संरचना के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? खेतीहर कृषक, कृषि श्रमिक, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। भारत में 4 प्रमुख भाषाई परिवार कौन से हैं? कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक जन समुदाय के द्वारा बोली जाती है? बाईसवां प्रश्न, भारत की श्रम शक्ति में महिला सहभागिता दर के कम होने के कारणों की विवेचना कीजिए। शिक्षा का निम्न स्तर, संयुक्त परिवार, लगातार शिशु जन्म, चौथा सीमित रोजगार के अवसर। यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्नों में सिर्फ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है और बिंदु की व्याख्या आपको करनी है। सर्वप्रथम इस अध्याय में आप अपने चार्ट को बनाइए और उसके बाद ही इस चैप्टर का अध्ययन विस्तार पूर्वक से करिए।